एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र स्वागत करता हूं। तो जैसे कि अपन जो राज्य है उसकी राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत अपन ने पिछली क्लास में जो राज्यपाल है वो टॉपिक क्लियर किया था। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद है उनका उल्लेख संविधान के किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत है। तो अपन बात करें अनुच्छेद 163, 164 और 167, इन तीनों के अंतर्गत मुख्यमंत्री व उसकी जो मंत्रिपरिषद है उसके संदर्भ में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो एक एक अनुच्छेद को अपन पढ़ने वाले हैं कि 163 में क्या है, 64 में क्या है और 67 में क्या है। ठीक है, अब अपन बात करें अनुच्छेद 163 की, तो अनुच्छेद 63 में क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो जो अनुच्छेद 163 है उसके अंतर्गत लिखा गया है कि भाई जो राज्यपाल है वो अपनी स्वविवेकीय शक्ति है उसके अलावा अन्य शक्तियों का उपयोग करने के लिए या उनकी सहायता के लिए, राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना कि बात करें कि मंत्रिपरिषद है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 163। और अनुच्छेद 163 में ही लिखा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है उसका अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री। तो आपसे यहाँ दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से, कि भाई मंत्रिपरिषद है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 163। अगर पूछे मुख्यमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो मुख्यमंत्री का उल्लेख भी कौन से अनुच्छेद में है, 163 में। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। और बात करें अनुच्छेद 164 की, कुल मिलाकर जो अनुच्छेद 163 है वो किस लिए है, राज्यपाल की जो स्वविवेकी शक्ति है उसके अलावा जो भी शक्तियां हैं उन पर काम करने के लिए जो सहायता चाहिए वो कौन करेंगे, मुख्यमंत्री करेंगे और उसकी मंत्रिपरिषद करेगी। यानी कि सहायता के लिए, राज्यपाल सहायता के लिए ये मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख किया गया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें क्या क्या होता है कि जो संवैधानिक मुखिया होता है वो तो केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति होता है और वास्तविक कौन होता है, प्रधानमंत्री। इसी प्रकार अपन राज्य पे आए तो राज्य पे जो संवैधानिक मुखिया होता है राज्य का वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। और वास्तविक कौन होता है, वास्तविक होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, तो जो राज्यपाल है उसकी सहायता के लिए कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा और उस मुख्यमंत्री की परिषद दोनों उसकी क्या करेगी, सहायता करेगी। लेकिन यहाँ एक चीज जरूर ध्यान रखना कि वास्तविक कौन है, मुख्यमंत्री है, तो सारी चीजें जो निर्णय लेगा वो अहम निर्णय कौन लेगा, मुख्यमंत्री लेगा, लेकिन नाम किसका होगा, राज्यपाल का होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि भाई मुख्यमंत्री ने क्या राज्यपाल को क्या क्या सलाह दी है, क्या कहा है उनको, इस चीज के लिए कोई भी प्रश्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि आपने राज्यपाल से क्या कहा, किस प्रकार की सलाह दी, इसके संदर्भ में किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 164 की। तो अनुच्छेद जो 164 है उसके अंतर्गत क्या है कि भाई जो राज्यपाल है वो विधानसभा के अंतर्गत जो बहुमत दल का नेता है उसको क्या चुनेगा, उसको मुख्यमंत्री चुनेगा। ये लिखा गया है कौन से में, 164 में। यानी कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कहाँ लिखी गई है, अनुच्छेद 164 में। ठीक है, वैसे जो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 164 में वो तो क्या लिखा हुआ है कि भाई राज्य की एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, वो लिखा गया 164 में। और जो मंत्रिपरिषद है उसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। और मुख्यमंत्री किसको चुना जाएगा, जो विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता है उसे मुख्यमंत्री चुना जाएगा। और कौन चुनेगा, राज्यपाल। ठीक है, कौन बनाएगा, राज्यपाल। अब राज्यपाल किस प्रकार से मुख्यमंत्री बनाता है इसके संदर्भ में थोड़ी सी आपको बातें बताता हूँ
कि जैसे राजस्थान की बात अपन कर रहे हैं, तो राजस्थान में जो विधानसभा है, राजस्थान की विधानसभा है, उसमें कितनी सीटें हैं? विधानसभा में 200 सीटें हैं। ठीक है, 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ और 200 में से अपने यहाँ 2 ही राजनीतिक दल हैं, विशेषकर बीजेपी और कांग्रेस। अब मान लीजिए कि इस बार जो 200 सीटें हैं उसमें से 100 सीटें तो किसको, 101 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई और 99 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई। ठीक है, तो जो हमारा राज्यपाल है वो किसको मुख्यमंत्री चुनेगा? तो ये जो 101 जिस दल ने प्राप्त की है, यानी जैसे कांग्रेस ने प्राप्त की 101 सीटें, तो 101 सीटों प्राप्त करने वाली कांग्रेस हुई, तो कांग्रेस का जो नेता होगा ना उसको क्या चुनेगा? मुख्यमंत्री चुनेगा। ठीक है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि भाई जैसे कांग्रेस है, इसको मिली 80 सीटें, इसको मिल गई 90 सीटें। ठीक है, तो ये कितनी हुई? और 170 सीटें हो गई, और जो 30 सीटें हैं वो किसी अन्य दल को मिल गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो स्पष्ट तो किसी को नहीं मिला। ठीक है, स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी उसमें क्या करेगा? राज्यपाल अपनी स्वविवेकीय शक्ति का उपयोग करेगा। और किस प्रकार करेगा? वैसे लिखा हुआ है राज्यपाल अपने हिसाब से किसी को भी मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त कर सकता है, तो बुला सकता है कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन जो अपन वास्तविक क्रिया देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो दल सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त करता है, जैसे बीजेपी ने 90 सीटें सबसे ज़्यादा प्राप्त की इन तीनों में से, तो वो बीजेपी के जो नेता है उनको बुलाएगा अपने पास और उनसे कहेगा कि आप जो विधानसभा है उसमें जाकर विश्वास प्राप्त करो, विश्वास मत प्राप्त करो, यानी कि 101 सीटें लेकर आओ, कैसे भी मिलजुल कर। तब वो टाइम देता है उसको, कितने दिन का? 1 माह का। कितना समय देता है? 1 माह का। और 1 माह के अंदर आपको क्या करना होता है? विश्वास मत है वो लाना होता है। अगर विश्वास मत आपने प्राप्त कर लिया तो मुख्यमंत्री आपको बना देंगे। मुख्यमंत्री पहले भी बन सकता है, पहले ही बना देंगे उसको, लेकिन उसको 1 महीने के अंतर्गत विश्वास मत प्राप्त करना होगा। अगर नहीं प्राप्त करता है तो उसको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। किस प्रकार से अपनी स्वयं की शक्ति है उसका प्रयोग करता है राज्यपाल, इसके संदर्भ में मैंने आपको बातें बताई। ये सब किसमें है? अनुच्छेद 164 में। और अपन बात करें और अनुच्छेद 164 में क्या है कि जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो मंत्रिपरिषद की बात करें अपन, सामूहिक रूप से, तो कैसे? सामूहिक रूप से विधानसभा के विधान मंडल के प्रति होगी और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति। जो सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति है उसका तो संविधान के अंतर्गत उल्लेख है, किंतु अपन बात करें, ठीक है, अगर आप बात करें व्यक्तिगत रूप का तो इसका उल्लेख संविधान के अंतर्गत नहीं है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसको विधानसभा कर लो। ठीक है, तो जो सामूहिक रूप से वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति ना। इस दोनों चीजों को ध्यान रखना। इसका संविधान उल्लेख है और इसका नहीं है ना। इस चीज भी ध्यान रखना, क्योंकि आपसे एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से पूछे तो किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति। तभी आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अगर मंत्रिपरिषद है उसका कोई एक मंत्री है, उसके पक्ष में मतलब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाए और वो पारित भी हो जाए तो पूरी जो मंत्रिपरिषद है वही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पूरी मंत्रिपरिषद है वो समाप्त हो जाएगी। और ये लेकर कौन आता है? अविश्वास प्रस्ताव ये लेकर आती है विधानसभा। ठीक है, अगर विधानसभा ने अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री के खिलाफ भी लेकर आ गए तो वो पूरी मंत्रिपरिषद है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? सामूहिक रूप से विधानसभा के, और विधानसभा ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है तो वो क्या होगा? पूरी मंत्रिपरिषद वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और आगे बात करें
अनुच्छेद 164 के अंतर्गत ही। तो जो शपथ है मंत्रियों की, मंत्रिपरिषद की, वो कौन दिलवाता है? तो वो दिलवाता है राज्यपाल। ठीक, या तो राज्यपाल दिलवाएगा या फिर राज्यपाल द्वारा कोई व्यक्ति निर्धारित किया जाएगा, वो उनको क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। और आगे बात करें वेतन भत्तों की, तो वेतन भत्ते हैं वो राज्य की जो संचित निधि कोष है उसके द्वारा दिए जाते हैं इनको। ठीक है, सारे वेतन भत्ते, ये भी 164 में वेतन भत्तों का भी उल्लेख है। और बात करें कार्यकाल के बारे में, मैंने बता ही दिया, कार्यकाल किस पर निर्भर करेगा? कार्यकाल को नियुक्त कौन कर रहा है? राज्यपाल। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक ही जो मंत्रिपरिषद है वो बनी रहेगी विधानसभा के अंतर्गत। ठीक है, अन्यथा जब चाहे अगर अविश्वास आ जाए तो भी, और राज्यपाल अपनी इच्छा से कभी भी विधान परिषद है उसको भंग कर सकता है, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, अगर उनके पास अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो भंग कर सकते हैं, या फिर जो दल बहुमत में है और वो अपना बहुमत खो दे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में भी राज्यपाल उस विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो ये कार्यकाल की बात हो गई, शपथ हो गई, वेतन भत्ते हो गए। तो ये सारी चीजें कौन से अनुच्छेद में है? 164 के अंतर्गत है। ठीक है, और अपन अनुच्छेद 164 की बात करें तो अनुच्छेद 164 में क्या है कि भाई जो मुख्यमंत्री है वो क्या विधानसभा का सदस्य ही बनेगा? ये जरूरी है? तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि विधानसभा का सदस्य है वो ही मुख्यमंत्री बने। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 माह के अंदर, कितने? 6 माह के अंदर उसको क्या करना होगा? विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। विधानसभा की ले लो, विधान परिषद की ले लो, कुल मिलाकर उसे विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, विधानमंडल। ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि भाई आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या कोई मुख्यमंत्री बिना विधानमंडल के सदस्य के मुख्यमंत्री बन सकता है? तो बिल्कुल हाँ, बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंतर्गत विधानमंडल के किसी भी सदस्य की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। फिर आपके मन में ये प्रश्न उठेगा, क्या ऐसा हुआ भी है कभी? तो बिल्कुल हाँ। राजस्थान की बात करें तो जो भैरव सिंह शेखावत है वो 1978 में, कब? 1978 में किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन 6 माह के अंदर ही उपचुनाव करवाए गए और उनको शायद छबड़ा विधानसभा क्षेत्र था, वहाँ से वो चुने गए थे विधानसभा सदस्य के रूप में और मुख्यमंत्री रहे थे। बात करें वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, ये भी जो प्रथम बार 1998 में जब बने थे मुख्यमंत्री तब ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन बाद में उपचुनाव कराए गए और जो सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से इनको विधानसभा का सदस्य नियुक्त किया, तब जाकर ये अपने पद पर बने रहे थे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जब विधानसभा का सदस्य नहीं है फिर भी वो मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये बात हो गई अनुच्छेद 164 से रिलेटेड। अब बात करते हैं अनुच्छेद 167 की। अनुच्छेद 167 में क्या है? तो अनुच्छेद 67 की बात करें तो इसके अंतर्गत राज्यपाल व मुख्यमंत्री संबंध की बातें हैं, दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है उन चीजों का उल्लेख किया गया है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद है उसके मध्य की कड़ी होता है ना? तो अपन मंत्रिपरिषद भी लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। इन तीनों चीजों के बारे में अनुच्छेद 167 में उल्लेख किया गया है कि भाई जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य की एक कड़ी होता है, क्योंकि पूरी मंत्रिपरिषद तो राज्यपाल के पास जाएगी नहीं, क्योंकि सारी जो बातें हैं वो कौन लेकर जाएगा? मुख्यमंत्री लेकर जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सारी मंत्रिपरिषद थोड़ी मिलेगी राज्यपाल से, मिलेगा कौन? मुख्यमंत्री। तो अपन कह सकते हैं कि जो राज्यपाल है और जो मंत्रिपरिषद है उसके मध्य में एक कड़ी का काम कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। अब जैसे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो 167 में है, तो पहली अपन बात करें सबसे पहले तो कोई भी विधायी या फिर पालिका संबंधी कोई भी बात है, कोई भी बातें हैं तो वो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री से मंगवा सकता है कि भाई
क्योंकि किस में नहीं थे सारी शक्तियाँ, राज्यपाल में नहीं थे। तो कोई भी उसके मध्य राज्यपाल के अंदर कोई भी ऐसी बात आई कि ये इस चीज़ की जानकारी मुझे मुख्यमंत्री से प्राप्त करनी चाहिए, तो वो किसको बोलेगा? डायरेक्ट मुख्यमंत्री को बोलेगा, और मुख्यमंत्री इस संबंध में उसको सारी जानकारी देगा। ठीक है, पहली बात ये हो गई। और हो सकता है कि राज्यपाल खुद मंगा ले, या फिर मुख्यमंत्री का भी कर्तव्य बनता है कि वो ये सारी चीज़ें किसको लेकर बताएं, किसको ले जाकर बताएं? राज्यपाल को। ये चीज़ें हमारे राज्य में चल रही है, ऐसा हम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ बताएगा? राज्यपाल को बताएगा। या राज्यपाल अपनी इच्छा से भी मंगवा सकता है, कोई भी जानकारी पूछ सकता है उनसे, और खुद मुख्यमंत्री का भी कर्तव्य है कि वो भी उसको ले जाकर बताए। और क्या महत्वपूर्ण बात 167 से, अब मान लो कोई भी ऐसी कोई मंत्री है, वो अपनी बात मंत्रिपरिषद के सामने रखना चाहता है, लेकिन जो मंत्रिपरिषद है वो उनकी सुनती नहीं है। कोई मंत्री है जो अपनी बातें हैं वो मंत्रिपरिषद के सामने रखता है, लेकिन जो मंत्रिपरिषद है उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, तो सीधा क्या करेगा? वो जाएगा कहाँ पर? राज्यपाल के पास। कहाँ जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा, उससे कहेगा कि भाई मैं ये चीज़ें हैं, ये ऐसे करना चाहता हूँ, मेरा ये विधेयक है, कोई भी बात मान लो, कोई भी जानकारी हो सकती है, वो बताना चाहता है, लेकिन मंत्रिपरिषद ध्यान नहीं देती। वो राज्यपाल के पास जाएगा और उससे कहेगा कि भाई जो मंत्रिपरिषद है मेरी इन बातों पर कोई इसी प्रकार कोई ध्यान नहीं रख रही है, तो राज्यपाल सीधा किससे कहेगा? मुख्यमंत्री से कहेगा कि भाई ये बात है, इसको आप विधानसभा में रखो, इस पर चर्चा करो। ठीक है, तो ये भी शक्ति किस में आएगी? 167 में, कि भाई कोई भी मंत्री है वो अपनी बात अगर मंत्रिपरिषद नहीं मानती है तो राज्यपाल के पास जा सकता है, और राज्यपाल मुख्यमंत्री को आदेश देगा कि आप ये वाली चर्चा है वो कहाँ पर करवाओगे? विधानसभा में करवाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं 167 की। तो अपन ने 63 में क्या पढ़ा? 163 में पढ़ा कि भाई जो राज्यपाल है हमारा, उसकी स्वयं की जो शक्ति है उसके अलावा अन्य शक्तियों का प्रयोग करने के लिए वो क्या करेगा? एक मंत्रिपरिषद नियुक्त करेगा, और जो मंत्रिपरिषद है उसका जो मुखिया होगा वो कौन होगा? वो मुख्यमंत्री होगा। इतना लिखा हुआ है 163 में। अब बात करें 164 की, तो 164 में क्या लिखा गया था कि भाई 164 के अंतर्गत कि भाई जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा मंत्रिपरिषद की, और जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होगा उसको मुख्यमंत्री चुना जाएगा। ठीक है, जो बहुमत दल का नेता होगा विधानसभा में उसका मुख्यमंत्री चुनेंगे, ये 164 के अंतर्गत है। और क्या क्या है 164 में कि भाई जो उसके मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते हैं, या फिर मंत्रिपरिषद के जो वेतन भत्ते हैं और शपथ है, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी गई है? 164 में लिखी गई है। और क्या मुख्यमंत्री बिना किसी सदन के सदस्य होने पर भी मुख्यमंत्री बन सकता है, इसका भी निर्धारण 164 में ही है। ठीक है, और 167 की बात करें तो 167 में अभी अपन ने पढ़ा कि भाई जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी है। ये 3-4 पॉइंट थे, तो यही चीज़ें आपसे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद वाले टॉपिक से पूछी जा सकती है, तो इनको आप एक बार देखना, और इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, और जो अगला टॉपिक होगा मंत्रिपरिषद के बाद वो अपना होगा क्या? विधानमंडल। विधानमंडल के बारे में जो दोनों सदन है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।